वन है, ए एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है AIJ, और उसका आर्डर उसने बता दिया है कि उसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम है। 2x2 का वो मैट्रिक्स है फॉर विच AIJ की डेफिनेशन है कि AIJ इस तरह से डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, सबस्क्रिप्ट में दो लेटर है, एक आई और दूसरा जे। आई फर्स्ट होता है और जे सेकंड होता है। तो बेसिकली सबसे पहले तो आप देखें, जो मैट्रिक्स गिवन है ये जनरल फॉर्म में है, इसको आपने ओपन करके लिखना होगा। ये आपका पहला स्टेप है, AINJ, और इसका आर्डर है 2x2। मतलब कि आपने मैट्रिक्स को ओपन करना है और इसमें दो रोज और दो कॉलम्स रखने हैं। तो ये आपके पास 2x2 का जो मैट्रिक्स होगा वो ऐसा होगा। अच्छा, आप एंट्रीज ओपन करें तो ये आपके पास बनता है A11, A12, A12, and A21, A21 and A2 A22। and 2। 2x2 का मतलब है 2 to the 4, 4 एलिमेंट्स होंगे, तो वो 4 एलिमेंट हमने जो गिवन डेफिनेशन है उनके हिसाब से कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, 3x3 का होता तो हम आगे मूव कर जाते। तो इसमें जो आपको समझाने वाली बात है, जो जो जरूरी है, वो ये है कि जो सबस्क्रिप्ट में वन वन है ना, इसमें जो पहला वन है वो बता रहा है कि फर्स्ट रो है, एंड दूसरा वन बता रहा है कि फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, तो आई, ये जो आपके पास इन जनरल AIJ एलिमेंट लिखा होता है, इसका जो आई होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो जे होता है सेकंड इंडेक्स, वो किसको, वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। लाइक यू कैन चेक के A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एंड A12 सेकेंड एलिमेंट लिखा हुआ है, तो A12 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट ही है, टू मीन्स कि कॉलम दूसरा है। सिमिलरली A21 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और नजर भी आ रहा है ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है। सिमिलरली A22 मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, उसके फर्स्ट पार्ट में उसने ये कहा कि आप मैट्रिक्स कैलकुलेट करें। AIJ की डेफिनेशन ऐसे गिवन है कि I+3J डिवाइडेड बाय 2 है। तो इस डेफिनेशन से आपने IJ, A11, A12, A22 ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अगर आप A11 फॉर एग्जांपल फर्स्ट एलिमेंट A11 कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे फॉर A11? तो सबस्क्रिप्ट को कंपेयर करें तो आपको नजर आएगा कि भाई आई की जगह पे भी वन है, जे की जगह पे भी वन है, मीन फर्स्ट भी वन है सेकंड भी वन है। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसमें आई की जगह वन और जे की जगह वन रिप्लेस करें तो 1+3 × 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो इसको सॉल्व कर लें फिर, डिवाइडेड बाई, तो ये 4/2, 4/2 का आंसर 2 आ जाएगा। इट मीन्स कि A11 हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसका आंसर 2 के इक्वल आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट आप बाकी कैलकुलेट करें, A12 कैलकुलेट करें और सॉल्व करके वैल्यू पुट करें। तो A12 कैलकुलेट करते हैं जी, तो क्या होगा देखें, आपके पास है A12। फॉर A12 में आप क्या करेंगे, आई की जगह वन और जे की जगह आपको 2 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा A12 = 1+3 × 2 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। 3 2 जार 6, 6+1 7, 7/4 आपके पास आंसर आ रहा है। क्या समझ आ रही है आपको? यस सर। सिमिलरली A21 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्या करें, A21 मीन्स फर्स्ट आपका 2 है, सेकंड आपके पास 1 है, तो आई को 2 और जे को 1 इस फार्मूले में रिप्लेस करें तो आपका जो फार्मूला है वो क्या बनेगा, A21 = आई की जगह इसमें 2 वैल्यू पुट कर दें, +3, और जे की जगह इसमें 1 पुट कर दें, ऑल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 3 3 1 जार 3, 3+2 5, 5/2 आपके पास A21 का आंसर आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट आप A22 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो A22 मीन्स आई और जे दोनों अब 2 हैं। ठीक है, तो लास्ट के लिए आई की जगह पे भी 2
और जे की जगह पे भी 2 पुट कर दीजिएगा, तो आपके पास क्या बनेगा? बनेगा A22 इज इक्वल टू आई की जगह 2 प्लस 3 टाइम्स जे, जे की जगह 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करें इसको तो 6 प्लस ए 2 8, 8/2 4 आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये इस तरह से आपने चारों एलिमेंट कैलकुलेट कर लिए हैं, तो वैल्यू उठा के उसी फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा, तो आपका जो मैट्रिक्स बन रहा है वो क्या बनेगा? सो यूर गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू A11, A12, A21 एंड A22। सारी वैल्यू इसमें पुट कर दें। A11 आप चेक करें तो A11 का आंसर 2 आया था, A11 की जगह 2 आ जाएगा। A12 की जगह 7/4 आया था, तो 7/4 लिखते हैं। A21 की जगह 5/2 आ गया था, एंड A22 की जगह 4 आ गया था। तो ये हमने जो गिवन मैट्रिक्स है वो कैलकुलेट कर दिया। क्या आपको बात समझ आ गई? Yes. सिमिलरली इसका सेकंड और थर्ड आप इसी प्रोसीजर से खुद ट्राई कर लीजिएगा। फोर्थ पार्ट में इसको सॉल्व करवा देता हूँ। फोर्थ पार्ट में उसने ये कहा है, सेम डेफिनेशन है कि Aij इज इक्वल टू 2i-3j/3 है। 2i-3j डिवाइडेड बाय 3 है। तो इसी तरह से चार एलिमेंट आपने कैलकुलेट करने हैं। मैं अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल रहा हूँ। A11 सबस्क्रिप्ट कंपेयर करें तो i की जगह 1, j की जगह 1 पुट करना है, तो बनेगा 2 × 1 - 3 × 1 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज। सिंप्लीफाई करें 2 - 3 बनेगा, 2 - 3 1, 1/3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट A12 कैलकुलेट करना है, सेकंड एलिमेंट। तो आप चेक करें i की जगह 1 है, j की जगह 2 है, तो राइट साइड में भी i की जगह 1 और j की जगह 2 पुट कर दें और कैलकुलेशन कर लें और आंसर कैलकुलेट कर लें। तो 2 1s are 2, 2 - 3 2s are 6, 2 - 6, 2 - 6 -4 -4 डिवाइडेड बाय 3 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास है A21। A21 कैलकुलेट करें। फर्स्ट I2 है, J आपके पास 1 है, तो I की जगह 2 पुट करें और J की जगह 1 पुट करके सिंप्लीफाई करें, तो क्या बनेगा? 2 2s are 4, 4 3 1s are 3, 4 - 3 1/3 आंसर। लास्ट आपको समझ आ रहा होगा कि लास्ट एलिमेंट है A22। इट मीन्स के I की जगह पे भी 2 और J की जगह पे भी 2 रिप्लेस करना है, तो 2 × 2 - 3 × 2 डिवाइडेड बाय 3 होगा। 2 2s are 4, 3 2s are 6, 4 - 6, 4 - 6 का आंसर क्या आएगा? 4 - 6 -2 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर? ये चारों एलिमेंट कैलकुलेट कर लिया हमने। तो मैट्रिक्स ए आपका क्या बना? योर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22। इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो A11 का आंसर आया है -1/3, A12 का आंसर आ गया जी -4/3, A21 का आंसर अगेन 1/3 एंड A22 का आंसर -2/3 है। और आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। समझ आ गई या नहीं? आ गई है सर। अच्छा चलें, इसका क्वेश्चन 1 मेरी तरफ से कंप्लीट है। आप इसके रिमेनिंग क्वेश्चन इसी प्रोसीजर से ट्राई करें, ना सोल्व हुए तो फिर हम आगे बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं हम। तो आप जरा क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट चेक करें। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। हम्म, जी। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू Aij। इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लें, ये जो ए बी की जगह इसने लिखा हुआ है ना कि मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू Aij, ए आई की जी की जगह Bij आता है, ठीक है, उसने बाय मिस्टेक लिखा हुआ है क्योंकि आगे इंट्रीज बी की फॉर्म में डिफाइन है। तो Bij है ऑफ ऑर्डर 3 × 3।
थ्री क्रॉस मीन्स कि अब आपके पास 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। और फॉर विच द फॉलोइंग, तो हमने फॉलोइंग इसी प्रोसीजर से वो चीजें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स ओपन करना आना चाहिए कि 3 रोज और 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स होगा और एंट्रीज कौन सी हैं, बी की फॉर्म में है। इट मीन्स आप पहले रो लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 1 1, फर्स्ट एलिमेंट सेम रखते हैं, सेकंड चेंज करते जाएंगे, B11, देन B12, B13, एंड अगेन नेक्स्ट आ जाएगा B212, फिक्स रखें, सेकंड एलिमेंट चेंज करते जाएं, B21, B22, B23 हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन चेक B31, B32, B33, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आप इस फॉर्म में लिखेंगे। सिमिलरली 4 क्रॉस 4 का भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन। समझ आ गई ये बात आपको? यस सर। तो अब आपकी जो एंट्रीज हैं वो डिफाइन है कि कैसे कैसे सॉल्व करनी है। तो अब हम फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने लिखा है कि BIJ इज इक्वल टू I² माइनस J डिवाइडेड बाय 3 है। तो आप तरतीब से एंट्री सॉल्व करें, अगर डायरेक्ट समझ आती है तो फिर ठीक है, नहीं तो मैं मजीद एक्सप्लेनेशन दूंगा। फर्स्ट है B11, तो ऊपर वाले फार्मूले में I की जगह 1 और B की जगह 1 पुट करना है, तो बनेगा 1 का स्क्वायर, J की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 0/3। आपकी फर्स्ट एंट्री 0 बन रही है। समझ आ गई कैसे 0 बनी है? I और J को जी दोनों को सर। 1 पुट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास है B12, आई की जगह 1 और जे की जगह 2 पुट कर दें, तो बनेगा 1 का स्क्वायर, ये आई है ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस जे की जगह 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज, 1 स्क्वायर 1, 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3 का आंसर -1/3 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट है B13, सॉरी B13 का मतलब है आई की जगह 1 और जे की जगह 3 रखना है। तो आई की जगह आई का स्क्वायर है ना फॉर्मूले में, तो बनेगा I² मीन्स 1 स्क्वायर माइनस जे की जगह 3 डिवाइडेड बाय 3 होगा। सॉल्व करें, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 3, -2/3 आपका टोटल आंसर। सिमिलरली सेकंड रो के एलिमेंट कैलकुलेट करने हैं। तो जो सेकंड आपके पास रो है उसमें उसकी फर्स्ट एंट्री कौन सी है, B21। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की जगह आई की जगह 2 और जे की जगह 1 रखना है फॉर्मूले में। तो अब होगा 2 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 3, और 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, 3 डिवाइडेड बाय 3 होगा, एंड 3 डिवाइडेड बाय 3 का आंसर 1 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट है B22। आप सबस्क्रिप्ट को कंपेयर करें तो आई की जगह 2 और जे की जगह 2 आएगा, तो राइट साइड में दोनों की जगह 2 पुट करें, तो 2 का स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय 3, 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, 4 माइनस 2 का आंसर 2 आ जाएगा, तो 2/3 आंसर फाइनल। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास है B23 का मतलब है आई की जगह 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और जे की जगह 3 आएगा ना, तो डिवाइडेड बाय 3 बनेगा, तो 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, 1/3 आंसर आ रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? यस सर। तो सर अच्छा, लास्ट आपका है, लास्ट रो, वो भी सॉल्व करनी है। लास्ट आपके पास है जी B31। B31 मीन्स के आपने क्या करना है, आई की जगह 3 और जे की जगह 1 रखना है। तो आप आई की जगह 3 रखेंगे तो बनेगा 3 का स्क्वायर -1, क्योंकि जे की जगह 1 है, डिवाइडेड बाय 3, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 8/3 आंसर। सिमिलरली B32 सॉल्व करें तो इसका मतलब जे आई की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस जे, जे की जगह 2 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय 3, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7/3 आपका आंसर आ जाएगा। और लास्ट आपका एलिमेंट है B3 and 3।
इसी प्रोसीजर से इसको भी सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस जे की जगह 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। और आप चेक कर सकते हैं 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6, 6/3 = 3। तो इस तरह से आपने सारे एलिमेंट कैलकुलेट कर दिए। क्लियर? यस सर। अब लास्ट में आपने आखिर में क्या करना है कि ये जो वैल्यू है इसको उठा के मैट्रिक्स में पुट कर देनी है। तो आपका थ्री जो, टू सर, सॉरी, B33, बी थ्री, B33 में। हाँ आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, आंसर 2 आता है। तो आपका जो मैट्रिक्स बी है वो क्या बनेगा, बी की जो एंट्रीज है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे ना। फर्स्ट एंट्री थी B11, सेकंड थी B12, फिर आपके पास B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। ये आपके पास सारी एंट्रीज हैं, इनमें वैल्यूज पुट कर दें। तो आप चेक करें, B11 का आंसर आपके पास 0, B12 का आंसर -1/3, B13 का आंसर -2/3, B21 का आंसर 1, B22 का आंसर 2/3, B23 का आंसर 1/3। सिमिलरली आप चेक करें तो B31 का आंसर 8/3, B32 का आंसर 7/3, और लास्ट आपके पास है 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने मैट्रिक्स 3x3 का मैट्रिक्स कंडक्ट कैलकुलेट कर लिया जो उसने कहा था कि कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहिए? सेम प्रोसीजर है, मैट्रिक्स आपके पास बना हुआ है, सिर्फ इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो बताएं प्लीज। सर कर लेंगे ये वाले। हो जाएंगे इजी क्वेश्चन में, ठीक है। जी सर हो जाएंगे, सेम वही प्रोसीजर है। अच्छा सही है, फिर इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ एज अ होमवर्क करें और सॉल्व करके मुझे सेंड करें, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पे जी मूव सर। करते हैं। नेक्स्ट आपके पास ओके। जो क्वेश्चन है, अ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो प्रोसीजर हैं, तो हम दोनों तरह से कर लेते हैं। ए गिवन है, बी गिवन है, ठीक है, एंड देन फाइंड मैट्रिक्स सी सच दैट, आपके पास एक इक्वेशन गिवन है उसमें से सी कैलकुलेट करना है। ओ क्या होता है, आपको पता है ओ क्या है? कौन बताएगा? ये जो इक्वेशन आपके पास गिवन है इसमें ओ क्या होगा? इक्वेशन गिवन आपके पास क्या है? गिवन इज दैट के ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ओ। ओ के बारे में कौन बताएगा क्या है? जीरो नहीं है ना ये, क्योंकि अगर जीरो हो तो लेफ्ट साइड में 3x3 के दो सर मैट्रिसेस हैं। ये जीरो का मैट्रिक्स है। कितना ऑर्डर होगा उसका? 3x3। 3x3 का ऑर्डर होगा, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि आपको पता है ए का ऑर्डर 3x3 है, बी का ऑर्डर भी 3x3 है। अगर सी का ऑर्डर कुछ और हो तो आप उसको बी में ऐड ही नहीं कर सकते, बिकॉज के सी का ऑर्डर भी 3x3 ही होना चाहिए, अदरवाइज तो आप दो मैट्रिसेस को सम ही नहीं कर सकते अनटिल के उनका ऑर्डर सेम ना हो। तो 3x3 बी का ऑर्डर है तो सी का ऑर्डर भी कितना होना चाहिए? 3x3 ही होना चाहिए। सिमिलरली राइट साइड में जो नल मैट्रिक्स है इसको भी 3x3 का ही होना पड़ेगा। रीजन कि क्योंकि लेफ्ट साइड में तीन मैट्रिक्स का सम एक 3x3 का एक मैट्रिक्स आएगा, तो लेफ्ट साइड में 3x3 का मैट्रिक्स दरम्यान में इक्वल, तो राइट साइड में भी 3x3 का होगा, तो तभी इक्वलिटी होल्ड करेगी ना, क्योंकि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तब होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो इट मीन्स कि अब दरम्यान में इक्वल रखा हुआ है तो आर्डर को आपने सेम करना होगा, ठीक है। क्या ये बात समझ आ गई आपको कि जो सी फाइंड करना है उसका आर्डर 3x3 होगा, जो ओ हम लेके चलेंगे उसका आर्डर भी 3x3 का होगा। क्लियर? यस सर। चलें हम ना यस। एक काम करते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो वैल्यूज गिवन है वो तो पुट करते हैं ना, आपके पास ए गिवन है, ए पुट कर दें।
ए आपके पास है जी 3 -1 2 0 6 1 -1 0 -3। ये आपके पास ए गिवन है, दरम्यान में प्लस। फिर उसके बाद बी के बारे में बात करें तो वो भी गिवन है 2 1 7 0 2 -1 -3 4 2, दरम्यान में प्लस सी 3 × 3 का मैट्रिक्स ये हमने कैलकुलेट करना है। और ओ अगर 3 × 3 का होगा तो कैसा होगा, कौन बताएगा? सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे ना, तीनों रोज। क्लियर? क्योंकि नल मैट्रिक्स तो जीरो होता है, और ऑर्डर 3 × 3 का है, 3 रोज और 3 कॉलम जीरो के होंगे। ठीक है। अच्छा, अब लेफ्ट साइड में दो मैट्रिक्स की सम वाली डेफिनेशन अप्लाई कर दें, जो भी प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ी थी कि दो मैट्रिक्स अगर ऐड हो रहे हैं और ऑर्डर सेम हो तो आप ऐड कर सकते हैं। और ऐड कैसे करने हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना है। तो थ्री फर्स्ट फर्स्ट में ऐड करना है, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में, एंड सो ऑन। तो 3 + 2 का आंसर कितना आएगा? 5। -1 + 1 का आंसर 0। 0 2 + 7 का आंसर 9। 0 + 0 0। 6 + 2 का आंसर 8। 1 - 1 का आंसर 0। -1 -3 -4 -4। 0 + 4 4। 4 -3 + 2 का आंसर -1। समझ आ रही है? प्लस यस सी सर। कैलकुलेट करना है हमने, और राइट साइड में नल मैट्रिक्स है 3 × 3 का 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0। ये मैट्रिक्स लेफ्ट साइड में जो ये वाला, हमें तो सी चाहिए ना, इट मीन्स कि हम इसको राइट साइड में ले जाते हैं दूसरे मैट्रिक्स को। तो ये जब राइट साइड में जाएगा तो आपके पास जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में ऐड हो रहा है। ठीक है। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, माइनस माइनस लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स वो क्या है? 5 0 9 0 8 0 -4 4 एंड -1। अब दो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन आपने पढ़ी हुई है, तो सी आपको क्या मिलेगा? सी 3 × 3 का मैट्रिक्स किसके इक्वल? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट करें 0 - 5, आपका आंसर -5। 0 - 0 आंसर 0। 0 0 - 9 -9। 0 - 0 0। 0 - 8 -8। 0 - 0 0 माइनस इंटू -4 0 + 4। 0 - 4 -4। 0 माइनस इंटू -1 0 + 1 1 आंसर आ जाएगा। तो ये वो सी था जो हमने कैलकुलेट करना था। समझ आ गई सी कैसे कैलकुलेट हुआ? जी जी क्लियर है? जी आ गई है समझ। हाँ ठीक जी। है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है, तो मल्टीप्लिकेशन से पहले मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ बातें हमें करनी पड़ेंगी। तो फिर पहले वो कर लेते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम वो सॉल्व करते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो सिंपल नहीं है। ठीक है। कल भी लेक्चर कल वाले में शायद मैंने डिस्कस नहीं कर पाया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम कैसे करते हैं। इन जनरल मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है, ये आपको समझ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ कंसेप्चुअल पार्ट्स हैं वो आपको समझ आएंगे। ठीक है। तो इन जनरल आपके पास तो हर दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कुछ स्पेशल किस्म के मैट्रिसेस हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और उन मैट्रिसेस को
जब दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो तो उन मैट्रिसेस को आप एक नई टर्म है जिस नाम से पुकारते हैं, द मैट्रिसेस आर सेड टू बी कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को आप कन्फॉर्मेबल कहते हैं जब उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सके। तो मैं अभी डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ कि कब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेट्स से कि एक मैट्रिक्स ए है आपके पास, उसका आर्डर है m क्रॉस n। ठीक है, एक मैट्रिक्स बी है जिसका आर्डर है n क्रॉस p। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकें। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन मुमकिन हो जाएगी और इनकी मल्टीप्लिकेशन से एक नया मैट्रिक्स बनेगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से एक नया मैट्रिक्स बनेगा जिसको आप ए बी कह सकते हैं, और उसका आर्डर कितना होगा, m क्रॉस p होगा। ठीक है, ये रिजल्ट है। तो आप बेसिकली मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो हम बात करते हैं, लेकिन आप ना यहाँ पे इसको इस फॉर्मूले से याद रखें कि आप दोनों मैट्रिक्स का आर्डर लिखें। पहले मैट्रिक्स का आर्डर m क्रॉस n है, दूसरे मैट्रिक्स का आर्डर n क्रॉस p है। अगर तो दरम्यान वाला नंबर सेम हुआ, जैसे यहाँ पे भी n है यहाँ पे भी n है, इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन में जो मैट्रिक्स आएगा उसका आर्डर क्या आएगा, उसका आर्डर क्या, उसका उसका आर्डर होगा कार्नर की मल्टीप्लिकेशन। आंसर क्या आएगा, कार्नर वालों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ रहा है, तो कार्नर वालों को मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर m क्रॉस p आ रहा है। इट मीन्स इस वजह से आर्डर ऑफ ए भी m क्रॉस p है। ठीक है, तो आपसे बात की एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है और अमूमन पूछते होते हैं कि कब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जो एक बात याद आपने रखनी है वो तो ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स आप इधर से भी देख सकते हैं, फर्स्ट में रो और सेकंड में कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। m क्रॉस n है ना, इट मींस के नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। अगर ऐसी बात हो तो तब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका आर्डर आपके पास है जी 3 क्रॉस 2। ठीक है, मैं वैसे चलें 3 क्रॉस 3 का कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने देख के बताना है कि क्या मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। एक और मैट्रिक्स है जिसका आर्डर मैं रख रहा हूँ 3 क्रॉस 2। तो एक में 3 रोज 3 कॉलम है, एक में 3 रोज 2 कॉलम है, तो क्या मल्टीप्लिकेशन मुमकिन हो सकती है? यस सर। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, कैसे देखेंगे, दोनों का आर्डर लिखें 3 क्रॉस 3। फर्स्ट का आर्डर, सेकंड का आर्डर क्या है 3 क्रॉस 2, और चेक करें कि दरम्यान वाला नंबर तो सेम है, इट मीन्स कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और आंसर कैसा आएगा, आंसर जो मैट्रिक्स आएगा उसका आर्डर है 3 क्रॉस 2। ठीक है, तो 3 क्रॉस 2 का आंसर आ जाएगा, मतलब इट मीन्स कि जो ए बी आपके पास आंसर में आ रहा है उसका आर्डर कितना है 3 क्रॉस 2 है, और मल्टीप्लिकेशन इस केस में पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक ये एग्जांपल है। नेक्स्ट आपके पास है, लेट्स से एक मैट्रिक्स है जिसका आर्डर है 3 क्रॉस 2। दूसरा मैट्रिक्स है जिसका आर्डर आपके पास, दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसका आर्डर 3 क्रॉस 3 है, और आप चेक करना है कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। और मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है तो आंसर कैसा आएगा, दोनों का आर्डर लिखें। फर्स्ट का आर्डर है 3 क्रॉस 2, वो लिखते हैं। फिर दूसरे का आर्डर लिखें, वो क्या है 3 क्रॉस 3। तो पहली बात यह है कि यहाँ पे तो दरम्यान वाला नंबर सेम नहीं है ना, इट मीन्स कि आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन फेल हो गई है। तो इट मीन्स कि आपके पास जो प्रोडक्ट ए बी है वो आएगा ही नहीं, तो जब आएगा ही नहीं तो हम आंसर की बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने क्या देनी है कि ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या है, नॉट कन्फॉर्मेबल, मीन्स के इनको मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। समझ आ रही है बात की? यस सर।
अच्छा, ये एमसीक्यूज कभी कभार इस तरह से भी आता है कि लेट्स से आपके पास वो एक ऑर्डर गिवन करता है कि इफ ऑर्डर ऑफ ए इज 3 क्रॉस 3, ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ ए बी, जो दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, उसका आंसर आप उसका ऑर्डर आपके पास गिवन कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं 4 क्रॉस 3, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इरेलीवेंट सी, मतलब अपनी मर्जी से मीन्स ऑर्डर चूज कर रहा हूँ। ए का ऑर्डर गिवन कर रहा है, ए बी का ऑर्डर गिवन कर रहा है, देन वो आपसे ये पूछता है कि बी का ऑर्डर बताएं जो मल्टीप्लाई हो रहा है, बी का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ बी वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देन ऑर्डर ऑफ बी क्या होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है आपको बात कि मल्टीप्लिकेशन के आंसर का ऑर्डर गिवन है और फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है, देन ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा, ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके लिए इस तरह की चीज को आप कैसे सॉल्व करते हैं कि पहले में ए लिखते हैं, ए का ऑर्डर डॉटेड लाइन, फिर बी का ऑर्डर, और फिर आप आंसर ए बी का ऑर्डर लिखते होते हैं ना। तो आप जरा चेक करें, ए का ऑर्डर आपके पास 3 क्रॉस 3 का है, आपने इसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जिसका ऑर्डर आपको मालूम नहीं है, और आंसर का ऑर्डर आपके पास कितना है, 4 क्रॉस 3 है। ठीक है, तो अब जरा चेक करें आप दरमियान वाला जो बी है उसका ऑर्डर फिल कैसे करेंगे। ये कंसेप्चुअल सी बात होती है स्टूडेंट्स के लिए। अब देखें, रिजल्ट आपने ऐसे यूज करना है कि आपने ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो ए बी आपको आंसर में मिला, इट मीन्स के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो दरमियान वाला नंबर तो सेम रखना पड़ेगा ना। इट मीन्स इधर 3 है तो यहाँ पे 3 ही होना चाहिए, क्योंकि अगर 3 ना हुआ तो फिर तो ए बी आता ही नहीं। इसलिए मल्टीप्लिकेशन अब मुमकिन हुई है तो आंसर आया, इसलिए दरम्यान वाला नंबर सेम रखने के लिए ये इधर 3 था और यहाँ पे भी क्या रखना पड़ा है, 3 रखना पड़ा है। अब देखें आंसर का ऑर्डर गिवन है, आंसर कैसा आ रहा है कि आंसर का ऑर्डर है 4 क्रॉस 3। सॉरी, ये ना क्वेश्चन हमें ये हो नहीं सकता। इसमें आंसर का आप इसमें थोड़ी सी चेंज कर लें, चेंजिंग, कि ए का ऑर्डर आप 4 क्रॉस 3 रखें। ठीक है, ए का ऑर्डर 4 क्रॉस 3 है, हम बी का ऑर्डर फिर फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप 4 रख लेना। ठीक है, तो फिर ये चीज करेक्ट हो जाएगी। अब देखिए आंसर का ऑर्डर कितना आ रहा है, 4 क्रॉस 3 आ रहा है। तो आंसर कैसे आता है, कार्नर की मल्टीप्लिकेशन, तो लेफ्ट साइड में कार्नर 4 था, ठीक है, राइट साइड में कार्नर क्या होना चाहिए था, 3 होना चाहिए। इसलिए जो बी का ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ बी शुड बी 3 क्रॉस 3। इस केस में बी का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हुआ तो आप मल्टीप्लाई कर सकेंगे और आंसर 4 क्रॉस 3 का आ जाएगा। तो जो मिसिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर था वो हमने कैलकुलेट किया। समझ आ रही है बात की क्या कहना चाह रहा हूँ। यस सर। ठीक है, तो अभी मैं मिसाल फॉर एग्जांपल आपसे ये अगर एक्सपेक्ट करूं कि एक मैट्रिक्स है, मैं एमसीक्यू क्वेश्चन बी ही आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सॉल्व कैसे करेंगे वो चलें एक बात की बात है, फिलहाल इसमें ये चेक करें कि एक मैट्रिक्स है जिसका पहले पहले साइड में वाला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। इट मीन्स कि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। एक्स का ऑर्डर हमें नहीं पता, वो कैलकुलेट करेंगे, और आंसर में जो मैट्रिक्स आ रहा है उसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 है। क्लियर, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन 2 सॉल्व करने के लिए हमें एक्स मैट्रिक्स को लेट करना पड़ेगा ना। तो लेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ऑर्डर मालूम होना चाहिए, तो ऑर्डर एक्स का क्या होगा इसके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहली बात कि ये 3 क्रॉस 2 है, तो दरम्यान वाला नंबर सेम रखना पड़ेगा ताकि मल्टीप्लिकेशन मुझ पॉसिबल हो। इधर अगर 2 है तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 ना हुआ तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और आंसर 3 क्रॉस 3 का फिर कैसे आता। ठीक है, और कार्नर की मल्टीप्लिकेशन आपका आंसर आती है ना, तो एक साइड पे कार्नर 3 है, दूसरी साइड में यू कैन चेक कि कार्नर आपके पास 3 है। तो इट मीन्स के जो मिसिंग एलिमेंट्स है, अब ये चीज वैलिड है, दरम्यान वाला नंबर सेम, 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, और आंसर क्या आएगा 3 क्रॉस 3 का। तो चेक कर सकते हैं 3 क्रॉस 3 का आंसर आया होगा।
इट मीन्स के आर्डर ऑफ एक्स शुड बी 2 क्रॉस 3। इसलिए इस क्वेश्चन में हम 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स पोज करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो ये है कि पहले मैट्रिक्स के आर्डर लिखें, पहले मैट्रिक्स का आर्डर लिखें, दूसरे मैट्रिक्स का आर्डर लिखें। अगर तो ये दरमियान वाला नंबर सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आएगा उसका आर्डर क्या होगा, कार्नर की मल्टीप्लिकेशन m क्रॉस p। सिमिलरली हाँ, ये बात लिखी हुई है कि इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स देन वी कैन मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस। और जब दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हो तो उसको हमने कहा था उन्हें कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल लिखी हुई है कि फर्स्ट का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, सेकंड का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, दरम्यान में नंबर सेम है, दैट्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर क्या आएगा, 3 क्रॉस 2 का आ जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली नेक्स्ट जो एग्जांपल है A3 क्रॉस 2, आप एक मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स जो है 3 क्रॉस 2 को लेफ्ट साइड में रखें, ए बी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इस रीजन के ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है और बी का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो दरम्यान वाला नंबर सेम नहीं बन रहा, दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आप बी को लेफ्ट साइड में रख के मल्टीप्लाई करना चाहें तो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेट्स से कि बी आपके पास है 3 क्रॉस 3 और मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आप ए के साथ, ए का है 3 क्रॉस 2, तो आप बी को लेफ्ट साइड में रख रहे हैं और ए को राइट साइड में, तो बी का ऑर्डर लिखें, बी का 3 क्रॉस 3 और ए का 3 क्रॉस 2। आप चेक भी कर सकते हैं कि जो फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, इट मींस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। या आप ऐसे आर्डर लिख के भी चेक कर सकते हैं कि दरमियान वाला नंबर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है ना, पॉसिबल है। और आंसर मल्टीप्लिकेशन का कैसा मैट्रिक्स आएगा, 3 क्रॉस 2 का आएगा, कॉर्नर की मल्टीप्लिकेशन। राइट, तो ये बातें हमने की थी कि हम कब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस, ये आपके पास प्रोसीजर था कि जब आपके पास एक आर्डर मिसिंग हो और फिर उसका आर्डर आप कैसे कैलकुलेट करते होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 को समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कोई मसला है आपको अभी तक जो पढ़ा है इसमें से? नो सर। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, चलें हम No, sir. क्वेश्चन 4 इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। वो जो आज कॉलेज में टेस्ट हुए, हम्म। सर मैंने वो सारे शॉर्ट्स किए हैं और मेरे शॉर्ट सही भी हैं, और एमसीक्यूज वो टाइम खत्म हो गए थे तो मैंने तुक्के पे लगाए थे तो वो लॉन्ग रह गया था, तो वो पासिंग मार्क्स कितने हैं? 12। ठीक है सर, मैं पास हूँ। ठीक है जी, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि उसने कहा फाइंड ए, ए फाइंड करना है। और आपके पास यहाँ पे चलें यहाँ से ना एक और चीज, जो रिजल्ट हमने बनाया था, ए को बी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बी को ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें, आपके पास मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ठीक है, अगर आप देखिए मल्टीप्लिकेशन, जैसे ये तो बेस्ट एग्जांपल है कि ए को तो बी से मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते थे, बी के और ए की मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ए बी और बी ए आपस में इक्वल हो? ठीक है, तो और इन जनरल जब मल्टीप्लाई कर भी सकते हो तब भी जरूरी नहीं है कि दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ए मैट्रिसेस में ए बी और बी ए मुमकिन नहीं होता कि सेम हो। इट मींस कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, मैट्रिसेस में पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नहीं बदल सकते, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उस चीज को कंसीडर करते हुए हमने देखे हमने ए कैलकुलेट करना है। अब आप बताएंगे कि ए कैसे कैलकुलेट होगा इसमें से? ये आपके पास गिवन चीज ये है ना कि 2 1 3 2, ये मैट्रिक्स ए है बीच में और दूसरा मैट्रिक्स है 1 3 2
एंड 4, और राइट साइड में आपके पास 2x2 की आइडेंटिटी है जो कि है 1001। ठीक है, तो बताएं कैसे ए सॉल्व हो सकता है। सर ये जो दो लेफ्ट साइड पे मैट्रिसेस हैं इनको मल्टीप्लाई करवा के राइट साइड पे ले जाएंगे, मतलब माइनस नहीं, कर देंगे इन यही दोनों मैं को। आपसे कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते ना, बीच में ए पड़ा हुआ है तो हम ए को हटा नहीं सकते, मैट्रिसेस में पोजीशन नहीं बदल सकते। ठीक है, आपका जो ए बी है वो बी ए के इक्वल होता नहीं है ना। अगर आप इसमें से इसको इधर रखें इसको इधर रखें तो इट मीन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। जैसे आप कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो आपको ए को साइड पे करना पड़ेगा और इसको आगे लेके आना पड़ेगा। मैट्रिसेस में ये काम हो नहीं सकता, ए बी बी ए के इक्वल होता नहीं है। अब बताएं। सर 2 3 1 2 वाली मैट्रिक्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो वो तो डिवाइड हो जाएगी, फिर तो डिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं है। लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में डिवाइड होगा। इनको प्लस कर देंगे। प्लस कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो राइट साइड में प्लस कैसे होगा। सर आप बता दें। तो आप देखिए, मुझे आप ए का ऑर्डर बता सकते हैं, ए का ऑर्डर कैसा होगा। टू सर टू क्रॉस एच टू टू होगा। टू क्रॉस क्रॉस टू। टू होगा, ठीक है, ए का ऑर्डर 2x2 होगा क्योंकि लेफ्ट साइड से उसको 2x2 से मल्टीप्लाई करा रहे हो, राइट साइड से भी उसको 2x2 से मल्टीप्लाई करा रहे हो। तो दरम्यान में फिर आंसर तो मल्टीप्लिकेशन अगर करानी है तो इट मीन्स कि आप इस बात को ऐसे समझेंगे कि ए के जो लेफ्ट साइड में है मैट्रिक्स उसका ऑर्डर है 2x2, दरम्यान में ए है जो कि मिसिंग है। तो आपने इस ए के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, दैट्स वाई कि इधर 2 ही होना चाहिए। फिर उसके बाद अब आप इसको राइट साइड से भी तो मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना, तो राइट साइड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है 2x2 है, तो राइट साइड से भी अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल करनी है तो ये नंबर इधर सेम होना चाहिए। इसलिए जो ए का ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए 2x2 होना चाहिए। तो हम 2x2 का एक मैट्रिक्स पोज करेंगे, लेट करेंगे जो आपके पास ए है वो क्या है। ए आपके पास है वाई एक्स वाई जेड, तो चले नहीं ले सकते, आप ले लें ए बी सी एंड डी। ये वो मैट्रिक्स है जो कि अननोन है, पहले स्टेप में इसकी वैल्यू इधर पुट कर देना। तो आप जब उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा 2 1 3 2। ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, ए बी सी डी, और उसके बाद जो दूसरा मैट्रिक्स है वो 1 3 2 एंड 4 है। और राइट साइड में आपके पास है जी 10 1 0 0 1 है। अब जरा इसको मल्टीप्लाई कराएं। आप क्या करें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, उसका जो आंसर आएगा उसको हम फर्स्ट से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है ना, रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ठीक है, मैं क्या करने लगा हूँ, पहला एज इट इज रख रहा हूँ 2 1 3 2 एज इट इज है। अब अगले इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई करके बताएं जरा। फर्स्ट सर रो वन फर्स्ट ए कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए आएगा, फिर बी को 2 से सर मल्टीप्लाई टू करेंगे बी +2b। नेक्स्ट ए को 3 से मल्टीप्लाई करें, सर थ्री सी। थ्री थ्री हाँ ए आएगा ना, फर्स्ट रो सेकंड हाँ जी कॉलम। सर। फिर बी को 4 से सर मल्टीप्लाई करें, फोर बी। 4b। फर्स्ट रो का काम कंप्लीट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सी को 1 से, सर सी डी प्लस को 2 से, थ्री सी। 2d। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम सॉरी, सी को 3 से, 3c, 3C। एंड डी को 4 से, 4d बनेगा। क्या ये मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई। जी सर। यस सर। और राइट साइड में है 1 0 0 एंड 1, ये एज इट इज रहेगा। अब आप ये काम करें कि जो 2 1 3 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको भी मल्टीप्लाई करना है 19 स्टेप्स पे, ठीक है। तो जरा चेक करें, आप इन 2 को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 को a + 2b से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं। जी सर। तो ए बी। आप 2 को a से मल्टीप्लाई करें तो 2a,
प्लस 2 को 2b से मल्टीप्लाई करें तो प्लस और B 4b हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 को c से मल्टीप्लाई करें प्लस c होगा, एंड 1 को 2d से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आएगा, 2d आ जाएगा, राइट। सर जी नहीं सर। समझ आई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अच्छा कैसे, 2 को इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें ना, तो 2 को a से 2a आ जाएगा, 2 को 2b से तो 4b हो जाएगा, ठीक है, दरम्यान में प्लस। फिर फर्स्ट इसको इसके साथ, फिर 1 को ये जो आपके पास है c+2d के साथ, तो इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को c+2d से मल्टीप्लाई करेंगे तो c+2d आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, चेक करें समझ आ रही है अब जी। यस सर। अब समझ आ गई। जी सर। जी सर। अच्छा अब आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें। तो ये जो आपके पास 2 है, इसको इस पूरी एंट्री से मल्टीप्लाई करें और आंसर बताएं। 2 को सर 3 6A से प्लस मल्टीप्लाई, 8B 6a ए प्लस 8b। फिर इस which is 1 को 3x plus इस 4A। 1 को अंदर इस दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो 3c+4d हो जाएगा, प्लस 3c प्लस 4d 4D। होगा। अच्छा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी कंप्लीट। अब आप ये काम सेकंड रो के लिए करना है, तो अब मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। 3 को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करें, 3 को a के साथ 3a, 3A 3 को प्लस 2b, फिर उसके बाद 6B। 2 को सर c 6 से, जी बिल्कुल ऐसा ही है, सही 6 6 भी है, भी है। 6 भी आएगा। 2 को c से मल्टीप्लाई करें, 2c, 2 को 2d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4d हो जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9a, 3 को 4b से मल्टीप्लाई, 3 4 12b, और फिर उसके बाद 2 को 3c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6c, एंड 2 को 4d से मल्टीप्लाई 8। करेंगे तो 8, 2 4 8d होगा। क्या ये बात समझ आ गई। यस जी सर। सर। मैंने मैट्रिक्स को जस्ट मल्टीप्लाई किया है, इसके अलावा अभी तक आपके पास कोई सुटेबल हल नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है, इसलिए हमने ये काम तो करना है। तो ये अब ओके आप सर। करें, चेक करें कि बेसिकली अब होगा कुछ ऐसे कि यहाँ तक तो आ गए ना। तो अब जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हों तो बेसिकली होता है ऐसे कि फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल, थर्ड थर्ड एंड फोर्थ फोर्थ के। तो जो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स है उसमें की फर्स्ट एंट्री आपके पास ये वाली है, राइट। राइट साइड का जो मैट्रिक्स है उसमें फर्स्ट एंट्री 1 है, तो इन दोनों को आपस में इक्वल रख लें। तो यहाँ से बनेगा कि 2a+4b प्लस c+2d इज इक्वल टू 1। समझ आ गई इस बात की। जी सर। जी सर। फिर जो सेकंड है वो सेकंड के इक्वल, तो लेफ्ट साइड में जो सेकंड एंट्री है वो आपके पास क्या बनी पड़ी हुई है, वो आपके पास है जी 6a प्लस 8b प्लस 3c प्लस 4d। ये इसका यही क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जाएगा, बाकी क्वेश्चन कंसेप्चुअल और इजी हैं, ठीक है, तो ये लेंथी है, सिर्फ इजी है लेकिन लेंथी है। थर्ड को थर्ड के इक्वल रखें तो बनेगा 3a प्लस 6b प्लस 4d इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। सॉरी, ये आपके पास एक मैंने मिस कर दिया, बीच में 2c भी आ जाएगा, +2c प्लस 4d इज इक्वल टू 0। और फोर्थ फोर्थ के इक्वल होगा, फोर्थ आपके पास क्या है, 9a प्लस 12b प्लस 6c प्लस 8d इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास तीन इक्वेशंस, चार इक्वेशंस हैं और चार अननोन है, ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है। 3 है एंड देन ये आपके पास 4 है। तो आपने पहले ये करना है कि कोई से भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करके सी एलिमिनेट, कोई से दो वेरिएबल एलिमिनेट करने हैं, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा इस बात को, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करूंगा कि आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें आप चेक करें ना, फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें
मैं जस्ट हिंट दे रहा हूँ, आपकी चॉइस है, जैसी मर्जी इसको सॉल्व करें। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 2c ये बनेगा जो कि इस 2c के इक्वल, इधर आपके पास 2 2 4d बनेगा जो कि इधर 4d के इक्वल। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो c एलिमिनेट और d दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, 2a a और b की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। फिर उन दो को सॉल्व करना, दो इक्वेशंस को सॉल्व करना हमने सीखा हुआ था। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि सिमिलरली एक और इक्वेशन बनानी है, तो वो तरतीब से मैं आपको बताता हूँ कि अब प्रोसीजर यही है कि आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। फिर उसको आप थर्ड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दें एंड देन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 3। तो आपके पास देखें क्या बनेगा। पहले आप फर्स्ट इक्वेशन को जरा 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4a, 4 2 8b प्लस 2c प्लस 2 2 4d, और राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा। फिर जो थर्ड इक्वेशन है उसके साथ आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो थर्ड इक्वेशन लिख देते हैं पहले एज इट इज। थर्ड इक्वेशन है क्या, 3a प्लस 6b प्लस 2c प्लस 4d इज इक्वल टू 0। तो सब्ट्रैक्शन करनी है जी। तो जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता है कि आप साइन चेंज करते होते हैं ना, नीचे वाले का साइन। तो साइन चेंज करें, नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो +2c -2c से कैंसिल, +4d -4d से कैंसिल हो जाएगा, 4a -3a, एक a बचेगा, 8b प्लस -6b। एक्सक्यूज मी। जी जी, 2b बनेगा और राइट साइड में 2 -0 2 आ जाएगा। जी पूछें। सर आपने क्यों किया है 2 को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई और फिर -3 के साथ? ताकि हम इलिमिनेट कर सके ना, 4 इक्वेशंस हैं, 4 अननोन है, तो सॉल्व करने का यही प्रोसीजर है कि आप जो वेरिएबल इलिमिनेट हो सकते हैं उनको इलिमिनेट करके तो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो सी और डी को एलिमिनेट किया, ए और बी की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, और फिर उसके बाद दो इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और बी की फॉर्म में इक्वेशन ला के फिर हम दोनों ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर ए और बी की वैल्यू की मदद से हम बाकी भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में से ए बी सी डी कैलकुलेट करने का। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन 5 बन जाएगी। अब आप ओके। गौर से देखें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 का रिलेशन। क्या इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 से इसी प्रोसीजर से सी और डी एलिमिनेट हो सकते हैं? पहले इस बात को समझें। क्या आपके पास इक्वेशन 2 भी है, जी इक्वेशन सर। 4 भी है ना? तो सी और डी एलिमिनेट हो सकते हैं ना, इसी प्रोसीजर से सी और डी एलिमिनेट होंगे। कैसे? इक्वेशन नंबर 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें, और इधर से 6c और इधर भी 6c बन जाएगा। इधर 4d है तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 8d बनेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करने से खत्म हो जाएगा। आप पहले ये काम कर लें ताकि आपको क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए आपके लिए। इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो पहले इक्वेशन 2 को 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 2 जो लिखी हुई है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12a बन जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16b बन जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6c बनेगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8d बनेगा, राइट साइड में 0। और फोर्थ इक्वेशन लिखते हैं एज इट इज, 9a प्लस 12b प्लस 6c प्लस 8d इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करने का बेसिकली पर्पस तो यही था ना कि कोएफिशिएंट सेम हो जाएं ताकि सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिल हो जाए। तो अब साइन चेंज करेंगे बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग। तो साइन चेंज करने से +6c -6c से कैंसिल। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया है कि 12a माइनस 9a का आंसर क्या आ गया, 3a। 16b -2b था, कंफर्म है ये बात? 12b था ना? तो 16b -12b से आपका आंसर क्या आ गया, 4b। और राइट साइड में
जो लास्ट इक्वेशन है इक्वेशन 4, उसकी यहाँ पे जो एंट्री है वो 1 है ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट साइड में -1 बनेगा। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को मसला है तो आप पूछ सकते हैं, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर है ये बात? जी सर। जी सर। अच्छा, अब आप ये करेंगे, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को सॉल्व करना है। कैसे? आप क्या इक्वेशन 5 से ए कैलकुलेट करके इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो बी मिल जाएगा। फिर वो बी की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन पुट करेंगे तो आपको सारी वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएंगी। तो देखिए मैं क्या करने लगा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 5। क्या आप इक्वेशन 5 से ए कैलकुलेट कर सकते हैं? तो उसका आंसर है बिल्कुल, कि इक्वेशन 5 से अगर ए कैलकुलेट करना होगा तो 2b को राइट साइड में ले जाएंगे, तो बन जाएगा 2 - 2b। उसको आप क्या करें, इक्वेशन 6 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 6 आपकी क्या बनेगी, बनेगा 3 टाइम्स ए की वैल्यू आ जाएगी 2 - 2b +4b एज इट इज राइट साइड में -1। सॉल्व करें, 3 × 2 = 6 -3 × 2 = 6b +4b = -1। तो क्या बनेगा, 6 -6b +4b -2b = -1। तो यहाँ से क्या होगा, -2b को लेफ्ट साइड में ही रखें, -1 और -6 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो -6 बन जाएगा। +6 था लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाके -6 बना। तो -6 -1 -7 बन जाएगा। यहाँ से आप b कैलकुलेट करें तो क्या b की वैल्यू माइनस माइनस प्लस होके 7/2 आ गई है? क्या ये बात समझ आ रही है कि b की ये वैल्यू आ गई? जी सर। अच्छा, ये b की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी 5 या 6 में से किसी एक में पुट कर रहे हैं। मैं इक्वेशन 5 में पुट कर रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या थी कि a = 2 - 2b, इक्वेशन 5 से जो वैल्यू निकाली है। तो 2 - 2 और b की वैल्यू, b आपका 7/2 था ना, तो यू कैन चेक के 2 से कैंसल, तो 2 - 7 बचेगा, एंड 2 - 7 का आंसर -5 आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई है, -5। समझ आ गई इस बात की? जी सर। तो देखें, a भी मिल गया और b भी मिल गया। अब चाहिए आपको c और d। तो आप ये काम करें कि a और b की वैल्यू इन इक्वेशंस में पुट करें। कोई सी भी दो इक्वेशन सेलेक्ट कर लें, उसमें ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो सी और डी की फॉर्म में दो इक्वेशंस आ जाएंगी। उनको इन्हीं प्रोसीजर से सॉल्व करें जैसे हमने इक्वेशन 5 और 6 को सॉल्व किया। तो वहां से आपको सी और डी भी मिल जाएगा। तो सी, ए, बी, सी और डी सारी वैल्यू आप इक्वेशन इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, तो आपका जो ए है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर था। समझ आ रही है आपको? यस सर। तो मैं ए और सी की वैल्यू जो आपके पास आई है, उसको अभी पहली दो इक्वेशंस में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, या आप चाहें तो इस ए और बी को इधर से एलिमिनेट भी कर सकते हैं उसी प्रोसीजर से। तो बहरहाल हम ऐसे करते हैं कि सॉल्व भी कर देते हैं। ये आपके पास फर्स्ट टू इक्वेशंस हैं, इसमें ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। तो आपकी जो ए है, ए की वैल्यू -5 आई है, और बी की वैल्यू कितनी आई है, 7/2। 7/2। यही वैल्यू आई है ना ए और बी की, आप चेक कर लें एक दफा। जी सर। 7/2 और -5 आई है। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन देखें क्या बनेगी। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो ए की जगह -5 पुट करेंगे, 2 × -5, 2 × 5 = 10। तो -10 बन जाएगा, +4, और 7/2 सॉल्व करेंगे ना तो 2 × 7 बनेगा। समझ आ रही है बात की? ये डायरेक्ट सॉल्व करूँ सारी वैल्यूज। 7/2 होगा, 4 के टेबल से 4 2 को साथ कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा। फिर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आ रहा है, +c +2d = 1। तो -10 +14 +4 बचेगा, +4 को राइट साइड में ले जाएं, तो c +2d +4
राइट साइड में आके तो 1 - 4 बनेगा, 1 - 4 का आंसर 3। तो एक इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, C+2D किसके इक्वल, 3 के इक्वल। इसको आप इक्वेशन नंबर 7 कह दें। और उसके बाद इक्वेशन 2 में भी यही काम करें, इक्वेशन 2 में भी वैल्यू पुट करें। तो इक्वेशन 2 में जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखें इक्वेशन 2 क्या बनेगी। ए की जगह 5 पुट करना है, -5, -5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 बनेगा। 8b, बी की वैल्यू 7/2, 8 से कैंसिल 4 बचेगा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो +28 बचेगा। +3c +4d इज इक्वल टू 0 होगा। इसको सॉल्व कर दें, -30 +28, -2 बचेगा, -2 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन गई, 3c +4d इज इक्वल टू +2। ये आपकी इक्वेशन 8 है। इन दोनों इक्वेशंस को इसी प्रोसीजर से सॉल्व करें तो इक्वेशन 7 से आप c कैलकुलेट कर लें। फ्रॉम इक्वेशन 7 आपका c क्या आएगा, +2d है, राइट साइड में जाके -2d हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू 3 - 2d। ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन 8 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 8। तो देखें इक्वेशन 8 क्या बनेगी, 3 टाइम्स c की जगह आ जाएगा 3 - 2d +4d इज इक्वल टू 2। मैंने इक्वेशन 8 में c की वैल्यू पुट कर दी है। 3 3 आर 9, 3 2 आर 6d +4d इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और 9 - 6d +4d, -2d बचेगा इज इक्वल टू 2। -2d, 2 +9 है, राइट साइड में जाकर -9 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, -7 आ गया। तो यहाँ से सॉल्व करें तो d की वैल्यू आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7/2 आ रही है। तो d की वैल्यू भी क्या हो गई, 7/2। क्लियर है ये बात या नहीं। जी जी सर। अच्छा, ये c की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इक्वेशन 7 में d की वैल्यू भी हमने जो फाइंड की है इसको इक्वेशन 7 में पुट करें ना तो क्या बन रहा है, पुट इन इक्वेशन 7। तो इक्वेशन 7 है क्या कि c इज इक्वल टू 3 - 2d। d की वैल्यू अभी निकाली है, -2 इंटू, सॉरी 3 माइनस 2 इंटू डी की वैल्यू 7/2। 2 2 से कैंसिल, 2 जो है वो 2 से कैंसिल कर दें तो आपका आंसर क्या बना, 7, 3 - 7 किसके इक्वल, -4 के इक्वल। तो इस तरह से हमें सी भी मिल गया, सी किसके इक्वल, -4 के इक्वल। तो देखें मैट्रिक्स का नाम हमारा क्या था, जो मैट्रिक्स हमने फाइंड करने के लिए लेट किया था वो था ABCD। तो ए हमने कैलकुलेट किया था प्रीवियस स्लाइड में, ए की वैल्यू -5, तो ए की जगह -5 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने बी कैलकुलेट किया था, बी की वैल्यू आपके पास 7/2 आ गई थी। ठीक है, तो बी की जगह आप 7/2 पुट करें और सी की जगह -4 और डी 7/2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये वो मैट्रिक्स है जो उसने कहा था कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट हो गया। समझ आ गई या जी नहीं। सर। अच्छा, क्वेश्चन लेंथी था लेकिन इजी है, तो आप ट्राई करें। ना समझ आए तो बात तो फिर दोबारा पूछ लीजिएगा। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए ना ये वाला क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट के बारे में कल हमने बात की थी कि आप पहले तो ये देखें कि क्या आपको समझ आ रहा है कि एक्स का आर्डर क्या होगा। ये बात बड़ी खास है। ए आप पहला मैट्रिक्स लिखा हुआ है, 3 रोज 2 कॉलम्स सर हैं। 3 राइट साइड 3 वाले का, बार 2। जी बिल्कुल ऐसा ही, राइट साइड में 3 × 3 है, तो दरम्यान वाला नंबर सेम रखना है 3 × 2, इसलिए पहला यहाँ पे 2 ही आएगा। आंसर 3 × 3 का आया हुआ है तो यहाँ पे 3 होगा तो ही आंसर 3 × 3 का आएगा ना। इट मीन्स कि जो अननोन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 × 3 है, राइट। ये बात बड़ी खास है, ये समझ आ गई आपको। जी सर। अच्छा, 2 × 3 का मैट्रिक्स लेट कर लेंगे।
लेट करें कि जो 2 क्रॉस 3 है उसमें 2 रोज 3 कॉलम्स हैं, तो A B C D E F, ये आपने मैट्रिक्स पोज कर लिया। वैल्यू पुट कर दें एक्स की जगह। आपका जो क्वेश्चन है उसमें एक्स की जगह वैल्यू पुट करें, तो देखें क्या बनेगा। क्वेश्चन है 3 2 0 1 2 0। इसमें कैलकुलेशन का में जल्दी सोल्व हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखें। एक्स की वैल्यू पुट करें A B C D E F, राइट साइड वाला मैट्रिक्स आ जाएगा एज इट इज। वो क्या है, 7/2, 11 2 2 4 1 1 2 तो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सेम उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन जैसे हम पहले की थी। तो मल्टीप्लिकेशन जरा करें फिर। तो 3 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3A आ जाएगा। 2 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2D। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, सेकंड रो सेकंड कॉलम। 3 को बी से 3B, 2 को ई से 2E हो जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 3 को सी के साथ 3C, 2 को एफ के साथ 2F हो जाएगा। 0 को ए के साथ 0, डी को 1 के साथ तो 0 + डी ही बचेगा। 0 को बी के साथ 0, 1 को ई के साथ तो जस्ट ई बचेगा। 0 को सी के साथ 0, 1 को एफ के साथ तो जस्ट आपको एफ बच रहा है। 2 को ए साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 2A। 0 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो +0 हो जाएगा। 2 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 2B। 0 को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे 2C। सिमिलरली 0 को एफ से तो वो 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में जो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है वो ये बन गई है। क्या ये मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई? यस सर। और राइट साइड में आपके पास क्या मैट्रिक्स है, 7/2, 11 2 2 4 1 1 2 3 मैट्रिसेस हैं, आपस में इक्वल है। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब सारे के सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो, राइट। दो मैट्रिसेस आपस में अगर इक्वल हो तो फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल, थर्ड जो उसके corresponding एंट्रीज हैं वो आपस में इक्वल होंगी। तो मैं फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल रखने लगा हूँ, तो क्या आएगा, 3A + 2D = 7/2 आ जाएगा। सेकंड को सेकंड के इक्वल रखें तो 3B + 2E = 11 आ जाएगा। थर्ड को थर्ड के इक्वल रखें तो आपके पास 3C + 2F = 2 आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड रो के लिए भी सॉल्व करें। थर्ड फोर्थ जो यहाँ पे डी पड़ा हुआ है वो राइट साइड में फोर्थ पोजीशन के इक्वल हो जाएगा। राइट साइड वाला D1 है, तो यहाँ से आपको डी की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई है ना, तो D = 1 है। क्या ये बात समझ आ रही है? सर। सिमिलरली आप चेक जी करें तो E आपका 4 है, फिफ्थ पोजीशन पे 4 पड़ा हुआ है। तो पिछले पार्ट में हमने जैसे जब क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वो लेंथी था, इसलिए इसने तरस खा के तो ये डायरेक्ट वैल्यू दे दी है हमें। ठीक है, अब हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे छठा एलिमेंट छठे के इक्वल, तो F आपके पास 1 है, तो यहाँ से F की वैल्यू भी मिल गई है। अब लास्ट रो को आपस में इक्वेट करें तो आप चेक करेंगे कि लास्ट रो में 2A है, आपके पास आंसर कितना आ रहा है, राइट साइड वाला 1 है। इट मीन्स के 2A किसके इक्वल, 1 के इक्वल। यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, A की वैल्यू आ गई है 1/2, तो A मिल गया ना आपको। हमें तो A ही कैलकुलेट करना था, राइट, क्योंकि वो अननोन मैट्रिक्स में हमें जरूरत है इसकी। सिमिलरली सेकंड लास्ट एलिमेंट 2B है, वो किसके इक्वल, 2 के इक्वल। तो 2B किसके इक्वल, 2 के इक्वल। यहाँ से 2 के साथ डिवाइड करें तो B की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो B भी मिल गया आपको। ठीक है, तो लास्ट में 2C है, 2C किसके इक्वल, 0 के इक्वल। 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो देखें सारे एलिमेंट हमने कैलकुलेट कर लिए। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कि हमें तो वैल्यू जो कैलकुलेट करनी थी वो ABCDEF ही कैलकुलेट करना था, तो वो वैल्यूज हमें मिल गई हैं। तो अब क्या जरूरत है, ठीक है, तो लास्ट में
आप लिखें कि सो मैट्रिक्स एक्स जिसको आपने कहा था कि वो है ए बी सी डी ई एन एफ, इसमें वैल्यू पुट कर दें। ए आपके पास कितना आया हुआ है, यू कैन चेक कि ए की वैल्यू है 1/2, बी आपके पास 1 है, सी आपके पास 0 है, डी आपके पास 1, ई 4 एंड एफ 1 है। तो ये वो अननोन मैट्रिक्स एक्स था जो हमने कैलकुलेट कर लिया। समझ आ गई? जी सर। सबको समझ आ गया? क्या सबको समझ आ गया? हाँ जी सर, आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पहले 2 पार्ट्स हो गए हैं, बाकी जो हैं वो इम्पोर्टेंट और कंसेप्चुअल है। ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन ये थोड़ा लेंथी भी है इसका फर्स्ट पार्ट, तो इसको आप एक दफ़ा अपने हाथों से कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको मैं शेयर कर देता हूँ इस अभी जो आज का लेक्चर है इसका। बाकी फिर कल के लेक्चर में हम क्वेश्चन 4 को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक हो गया? ओके चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर, अल्लाह।